हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या कुछ लोग कम दिख रहे हैं? बारिश आ गई तो? अच्छा। चलिए, तो हम विश्वास को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो ब्रेक के पहले हमने ये चर्चा किया कि स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य का फैलाव परिवार और समाज के स्वरूप में आता है। और मानव मूल्य का फैलाव व्यवस्था के अर्थ में। विश्वास को आधार मूल्य कहा। विश्वास को अभी जैसा हम रूटीन लाइफ में देखते हैं, उसमें बोलचाल की भाषा में ये ज़्यादा आता है कि किसी पे विश्वास किया जा सकता है, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन सही अर्थों में देखें तो विश्वास स्वयं के प्रति आश्वस्त होने का नाम विश्वास है, जिसको हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास। तो कोई दूसरा मुझ पे विश्वास करता है कि नहीं करता है, या मैं किसी पे दूसरे पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उसमें मूल बात यह है कि मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ हूँ कि नहीं हूँ। तो यदि स्वयं के प्रति विश्वास को समझा जाए तो स्वयं के प्रति विश्वास क्या है? क्या बोलेंगे? स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या है? समाधान है तुम, सिंपल। तो स्वयं के प्रति आश्वस्त होने का मतलब है, देखिए दो शब्द दर्शन में यूज होते हैं। शाब्दिक रूप में कहेंगे तो स्वयं के प्रति आश्वस्त होना और स्वयं के प्रति विश्वस्त होना। आश्वस्त होना, विश्वस्त होना, टेक्निकली ये दोनों शब्द आश्वस्त होने का नाम है कि अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए हम आश्वस्त होते हैं और विश्वास पूर्वक जीने के लिए विश्वस्त होते हैं। टेक्निकली दोनों शब्द ऐसे इस्तेमाल हुए हैं, पर थोड़ा सा आश्वस्त शब्द को हम विश्वस्त की जगह में भी यूज़ कर लेते हैं। तो अभी जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो बेसिकली विश्वस्त होने की जगह में यूज़ कर रहा हूँ। तो आश्वस्त शब्द आवश्यकताओं के अर्थ में है, शरीर की आवश्यकताओं के अर्थ में है। तो शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए मैं आश्वस्त होता हूँ, मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि अब ये ठीक चलेगा। लेकिन जीने के लिए हम विश्वस्त होते हैं, क्योंकि जीना विश्वास के साथ होता है। तो ऐसे दो शब्द यूज़ हुए। स्वयं के प्रति आश्वस्त होने का मतलब है स्वयं में समाधान होना। और स्वयं में समाधान कैसे आएगा? तो स्वयं में के प्रति आश्वस्त होने का मतलब है कि मेरी समझ ठीक है, स्वयं के प्रति भरोसा, अपने समझने के प्रति भरोसा, अपनी इच्छाओं के प्रति भरोसा कि मेरी इच्छाएं सही हैं, अपने कार्य व्यवहार के प्रति भरोसा, अपने विचार के प्रति भरोसा। तो बेसिकली वो स्वयं के प्रति विश्वास है। यदि स्वयं के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास, इसको देखें तो क्या बोल रहे हैं? तो आत्मा के प्रति जो विश्वास है वो आत्मविश्वास, स्वयं में
मैं आत्मा को समझता हूँ, ये आत्मविश्वास। जीवन क्रियाओं के रूप में स्वयं, स्वयं मतलब जीवन, तो स्वयं के प्रति विश्वास बोल रहे हैं। लेकिन स्वयं के प्रति विश्वास को फैलाते हैं तो अपने समझने के प्रति विश्वास, अपनी इच्छाओं के प्रति विश्वास, अपने विचार के प्रति विश्वास, अपने कार्य व्यवहार, अपने जीने के प्रति विश्वास, तो इतनी सारी जगह में फैलाया तो स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? कैसे आएगा, है ना? तो जो शुरू में चर्चा करते हैं शिविर में, स्वनिरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक जीना, है ना? सही का प्रस्ताव होना, सही के प्रस्ताव को तर्कपूर्वक जांच पाना, सही के प्रस्ताव को अपने जीने में अनुकरण, अनुसरण पूर्वक उस प्रस्ताव के अर्थ में जीना, इस क्रम में जीते हुए अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इस पे बने रहना, इस क्रम में अपनी पात्रता का विकसित होना, इस क्रम में जो बात कर रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित होना, न्याय धर्म सत्य का कल्पना में समा जाना, कल्पना का वास्तविकता के साथ में तदाकार होना, वास्तविकताओं का बोध में स्थिर होना, न्याय धर्म सत्य का बोध में स्थिर होना और धर्म अनुभव में आना, तो बात उतनी ही है। लेकिन उस बात को हम अपने, है ना, 24 घंटे के जीने में ला सकें, 24/7, है ना। मेरी सारी शरीर यात्रा का कुल अर्थ इतना ही है कि अपने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब ही है कि अपने पुरुष होने के अर्थ को पा जाऊं, जीवन होने के अर्थ को पा जाऊं, आत्मा होने के अर्थ को पा जाऊं। तो इस अर्थ में अपने आप को बनाए रखना। तो स्वयं के प्रति विश्वास की बात करेंगे तो ये किसी दूसरे की बात हो रही है कि स्वयं की बात हो रही है? और इसमें दूसरे का कोई लेन देन है ही नहीं। फिर फाइनली जब हम विश्वास के जीने में बात करते हैं तो संबंध का निर्वाह और निरंतरता को फिर विश्वास बोला है। जहां हम खड़े होकर विश्वास को बोलते हैं, संबंध का निर्वाह और उस निर्वाह की निरंतरता और उसमें तृप्ति, फिर इसको विश्वास बोला है। लेकिन विश्वास शुरू कहाँ से होगा? दूसरे शुरू होगा कि मुझसे शुरू होगा? है ना, शुरू मुझसे होगा। ये मिसिंग, ये स्टेप ठीक से पढ़े बिना दूसरा कितना भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, वो इतना ही कर सकता है कि मेरे को दुख नहीं देगा, लेकिन मेरा सुखी होना दूसरे पे निर्भर नहीं है। यहीं पे ये बात हमको ठीक से हमारा ध्यान जाता है कि मेरे सुखी होने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरा मुझको सुखी कर नहीं सकता। मेरा पति कितना ही अच्छा हो, मेरी पत्नी कितनी अच्छी हो, मेरे बच्चे कितने अच्छे हो, है ना, दूसरा इतना ही करेगा कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरा इतना ही कर सकता है कि मुझको दुख नहीं देगा। दूसरा इतना ही कर सकता है कि वो मेरे विकास में सहयोगी हो सकता है, पर मेरे खाने से मेरा पेट भरेगा या मेरी पत्नी के खाने से मेरा पेट भरेगा? तो मेरे खाने से मेरा पेट भरेगा, मेरे समझने से मैं सुखी होता हूँ, मेरे सुखी होने की जिम्मेदारी मेरी है। यही मेरा मूल काम है, यही मेरा मुख्य काम है, जिसको और किसी को नहीं करना है। फिर गुरु से लेके श्रेष्ठ जीवन से लेके जो भी कोई है, इसी को स्वकृपा कहा। तो ईश्वर कृपा, देवी देवता कृपा, महापुरुष कृपा, मित्र कृपा, परिवार कृपा, सब उपलब्ध हो जाता है। नहीं उपलब्ध होती है तो स्वकृपा उपलब्ध नहीं होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो अनलिमिटेड शक्ति दे दिया है। हम मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, और क्या उसका गला पकड़ लोगे? इससे और क्या चाहिए भाई? तो हमें इतनी शक्ति देना दाता का मतलब है वो दाता ने शक्ति दे दिया, वो उपलब्ध है। अब उस शक्ति को समझ में बदलना ये मेरा ही काम है। अक्षय बल शक्ति उपलब्ध है सभी मानव में, लेकिन उस सोचने समझने की अक्षय बल शक्ति को मैं समझ में बदल लूं, ये मेरा ही काम है। बाकी सब चीज़ें इसमें सहायक हैं ही। बढ़िया, क्या समझ में आया? लिख डालिए।
विश्वास को लेके क्या समझ में आया लिख डालिए। अब से पहले विश्वास को क्या मानता था, अभी विश्वास के नाम पे क्या निकला। हो गया? चलो माइक लेके जो आपने लिखा पढ़ के सुनाओ। हेलो। जो लिखा है बस वो पढ़। हेलो। सबसे श्रेष्ठ चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि विश्वास के बिना कोई कार्य सफल नहीं माना जाता, और विश्वास पक्का है तो कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। Good. इसलिए मेरे अनुमान से विश्वास बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये लिखा है मैंने। कैसे आएगा? बस मन से आया कि ये कार्य है तो मेरे काम का है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर मेरे को पता नहीं है कि ये कार्य मेरे को आता नहीं है, तो मैं उसको बहुत कम करूँगा, पर बहुत विश्वास के साथ नहीं करूँगा। और व्यवहार? व्यवहार मेरे लिए बढ़िया रहेगा। इसलिए मेरा मतलब है कि व्यवहार से मेरा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, ना कि शंका के और वो। अभी तक की रूटीन लाइफ में तुम्हारे को क्या लगता है कि तुम्हारे को जो बाय द वे प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है, वो व्यवहार में ज़्यादा आती है कि कार्य में ज़्यादा आती है? कार्य में। व्यवहार ठीक है। बहन को पूछूं? पूछो। इसका कार्य ठीक है कि व्यवहार ठीक है? मुझे लगता है दोनों ही ठीक नहीं है। ऐसा क्यों लगता है तुमको? मतलब चीज़ों के साथ भी उसका संबंध, वो जो चीज़ जिसके लिए है वो अच्छे से नहीं पहचानता है, और व्यवहार तो मनुष्य के साथ होता है, और वो मेरे साथ या मम्मी के साथ या पापा के साथ अच्छे से पेश नहीं आता है। तो व्यवहार भी ठीक नहीं है। तुमको इस बारे में कैसा लगता है? मेरे को तो वो लगता है कि वो उसका नज़रिया है, मेरा नज़रिया तो वही है कि मैं अपनी तरह से ठीक हूँ। बाकी दुनिया को जो बोलना है वो बोले, मैं अपनी तरह से ठीक हूँ। फिर कैसे बात बनेगी?
मेरे को तो जीवन में कुछ करना भी नहीं है, मैंने अभी पक्का भी नहीं किया है क्या करूँ क्या ना करूँ, बस लाइफ को एंजॉय करना है, बस इतना ही है। मूल मंत्र ये है। एंजॉय करना किसको बोलते हैं? एंजॉय हर क्षण को अपने तरीके से सोचना, और जो भी नेगेटिव थॉट्स है या जो भी बाधाएं वो आती है उसको साइड में रख के अपने आप में लीन हो जाना, और नेचर के साथ ताल से ताल मिलाना। आदमी के साथ? आदमी के साथ भी। हाँ। और अपने तरीके से, सही तरीके से? नहीं, सही तरीके से। सही तरीके से। आदमी तो ठीक लगता है। गुड। तो देखिए, व्यवहार के लिए कहा, शुरू है स्वयं के प्रति आश्वस्त होना। और तृप्ति है इसकी हर संबंध में, हर संबंध में व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, है ना? व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, संबंध में निहित मूल्य की पहचान, उसका अपने में स्वनिरीक्षण पूर्वक मूल्यांकन और उसका निर्वाह, और उससे उभय तृप्ति और उभय तृप्ति की निरंतरता बराबर न्याय, मानव के साथ और प्रकृति के साथ, विश्वास दोनों के साथ ही काम आता है। तो शुरुआत स्वयं से है। स्वयं के प्रति आश्वस्त होने का मतलब है कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अपने पास पूरी सूचना अपने में समा लेना, उस सूचना की रोशनी में अनुकरण अनुसरण पूर्वक अपने जीने के स्वरूप को सजाना, उस क्रम में क्रमशः जो मूल्यों की बात हुई है ना, और फाइनली इसको कहा कि इसका तरीका कैसा होगा, उसको कहा कि सतर्कता अनुगव अनुभव गामी विधि से जब कह रहे हैं तो अभी सतर्कता पूर्वक जीना। यहाँ सतर्कता पूर्वक जीने का मतलब है सतर्कता, है ना? सतर्कता का मतलब है कि संपूर्णता को तर्क सहित, संपूर्णता या सही के प्रकाश में, सही के प्रकाश में तर्कपूर्वक जीना। तर्कपूर्वक जीने का यहाँ मतलब अभी ये है कि न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना, और जो तर्कपूर्वक चित्रित हुई है वास्तविकता, उसकी रोशनी में अनुकरण अनुसरण पूर्वक जीना, और जीने के क्रम में जो तृप्ति है उस क्रम में अध्ययन, साक्षात्कार, बोध, अनुभव पूर्वक। फिर जब अनुभव मूलक विधि से जीते हैं तब सतर्कता पूर्वक प्रमाणित करते हैं, उसके बाद तर्क हमारे पास बना ही रहता है, अभी हमको उसको संभाल के रखना होता है। तो ये विश्वास की यात्रा है। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति कैसी है? अभी व्यवहार में गलती हो जाती है और अपने को पता भी नहीं चलता है कि अपनी कोई गलती है, सामने वाला रोते गाते रहता है, वो कहता है मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ। ये भी हो सकता है कि वो अपनी मान्यता की वजह से दुखी हो, और ये भी हो सकता है कि हमसे कुछ ऐसा हुआ है जो हमको पता भी नहीं चला है कि वो हमारी वजह से दुखी हो।
इससे बेहतर स्थिति ये है कि यदि कोई चीज़ मुझसे कार्य व्यवहार में गलत हुआ है तो पहले विचार में आया ही होगा। तो कई बार होता है कि बोलते क्षणों में हमको पता चलता है कि बोलने के जस्ट पहले पता चलता है कि बोल दिया तो गई भैंस पानी में, तो हम बोलते बोलते रुक जाते हैं और नहीं बोलते। ये पहले की तुलना ज़्यादा अच्छी स्थिति है। इससे अच्छी स्थिति और क्या है, उसका विचार करते समय समझ में आ जाए कि ये विचार ठीक नहीं है। उससे अच्छी स्थिति क्या है, मान्यता के लेवल पे, चित्रण के लेवल पे पकड़ में आ जाए कि ये चित्रण ही ठीक नहीं है। उससे अच्छी स्थिति क्या है, वो चित्रण ही खत्म हो जाए, भ्रम का बीज ही खत्म हो जाए और मैं अनुभव मूलक विधि से जीऊं तो नैया पार हो जाए। तो कितने स्टेप हो गए, कितने स्टेप हो गए, है ना। कार्य व्यवहार में गलती होना और पता न चलना, एक। बोलने के जस्ट पहले पता चलना, दो। विचार के लेवल पे पकड़ लेना, तीन। चित्रण के लेवल पे पकड़ लेना, चार। अनुभव मूलक जीना, पांच। इतनी स्थितियों में हम देख सकते हैं कि अधिकांश मैं कहाँ होता हूँ। तो अपनी ही स्थितियों को जांचने के लिए, है ना, जब 24 घंटे का धंधा मिल गया, अब बोर होने का टाइम मिलेगा। देखो, जो इस काम में लग गया उसकी ज़िंदगी में बोरियत खत्म। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले 15 साल में कभी बोर हुआ मुझको याद नहीं। कभी कहीं घूमने का अपनी तरफ से ऐसा बहुत मन होता है कि कहीं घूमने जाएं, ऐसा भी नहीं है। घूमने के अवसर उपलब्ध रहते हैं लगातार, है ना। अब एक हमारे मित्र हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं 1 महीना यूरोप और अमेरिका, कहते हैं आप बहुत व्यवस्था की बात करो, एक बार संसार देख के तो आ जाओ। अब मेरे को अपने मन में बहुत उत्साह नहीं होता है कि मैं कहीं बाहर क्यों जाऊं, है ना। वो वीज़ा से लेके आगे तक की सारी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी वो निभा, 2 साल से प्रयास चल रहा है। मैं भी अपने आप को मना रहा हूँ कि मैं मान जाऊँ, पर मानने का कोई आधार नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि अपने भीतर वो संसार हमको मिल जाता है। वे कहीं भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, पदार्थ अवस्था मिलेगी, प्राण अवस्था मिलेगी, जीव अवस्था मिलेगी, ज्ञान अवस्था। अब उसके लिए इतना मारामारी करके जाओ और खाने मिलेगा नहीं, और ब्रेड खा खा के रहना पड़ेगा। फिर ऐसी मुसीबत में अपने आप को क्यों डाला जाए। तो जब तक कोई प्रयोजन ना हो, है ना, तो प्रयोजन के साथ थोड़ी बहुत मुसीबतें चल जाएगी। भाई किसी बड़े कॉज के लिए छोटी मोटी परेशानी झेल लो। ये बिना ही मतलब आ बैल मुझे मार, ऐसा क्यों किया जाए। मैं जूनागढ़ में शिविर किया था, बोले आपको शेर दिखा के लाएंगे। मैं, शेर यार जीवावस्था की इकाई है, उसमें क्या देखने जाना उसको। आदमी शेर देखने जाए, अपने से अविकसित का दर्शन करने से हम किधर जाएंगे। और तो हम अपने से विकसित का दर्शन करने जाएं कि अपने से अविकसित का दर्शन करने जाएं। तो आदमी मानव दर्शन करने जाए तो देव मानव का दर्शन करने जाए, मानव देव मानव दिव्य मानव का दर्शन करने जाए। अब मानव पशु का दर्शन करने जाए, इसको कैसे जस्टिफाई करो। ये तो इसका मतलब है अंदर एकदम खाली है मामला। या मेरी बात आप मानो मत, मैं तो बोर्ड पे लिखे ही रहता हूँ कि मानना नहीं है, लेकिन विचार तो कर ही सकते हैं, है ना। हाँ फिर ठीक है, आप अपने परिवार के साथ इस बहाने चले जाते हो कि चलो परिवार के साथ एक, है ना, और कुछ रिलैक्स होके बात हो पाएगी और कुछ आराम से जिएंगे। कहीं भी चले जाओ, 4 दिन बाद लगता है अब घर चलो, हो गया। इसका मतलब है कि भाई मसूरी में सुख होता तो मसूरी वाले सुखी हो गए होते।
इसका मतलब है कि वो पैसा ना तंग करते रहता है, कहीं चल कहीं चल। पैसा रहे ऊपर से जवानी रहे तो और तंग करता है, और चल। तो ताकत को पचा पाना अपने आप में कोई बड़ा काम। धन की ताकत हो, शरीर की ताकत हो, पद की ताकत हो, है ना, और फिर सही अर्थों में ज्ञान की ताकत हो तो फिर सब चीज़ को बचा लेती है। खैर कुछ चीज़ मैं मजाक में बोल देता हूँ, आप अन्यथा मत लेना। आप आराम से घूमते घामते रहो। फिर घूमने घामने का अपना मजा है, साथ में खाकरा फाफरा ढोकला, है ना, खांडवी, है ना, अभी तो वो क्या सुखड़ी, है ना, दाल ढोकली, सारे नाम इस टाइप के हैं। हाँ जी, विश्वास हो गया? क्या समझ में आया? विश्वास। विश्वास, अब तक विश्वास के बारे क्या सोच रहे थे, और कुछ और क्लैरिटी बनी, जीने के कुछ नज़दीक आ पाएंगे? क्या लगता है? एक दो एक्सप्रेशन हो जाए। हाँ बेटा। मुझे जितना कुछ समझ में आया विश्वास में, कि विश्वास पहले तो खुद में ही आना है, मतलब खुद में ही समाधान होना है, और दूसरा कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता। मुझे खुद ही सुखी होना है। कोई अच्छा व्यवहार करे ना करे वो उस पर डिपेंड नहीं होता है, बहुत बढ़िया, मुझे खुद ही होना है। गुड। तो पहली बार हम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लेते हैं, है ना। अभी की स्थिति ऐसी है कि मैं सास की वजह से दुखी हूँ, या पति की वजह से दुखी हूँ, पत्नी की वजह से दुखी हूँ, तो ये अपने आप में फिर भाषा ही बहुत हल्की लगने लगती है। मैं दुखी हूँ तो अपने समझने में कमी के कारण दुखी हूँ, अपने में विश्वास में कमी के कारण दुखी हूँ, अपनी उपयोगिता सिद्ध ना होने से दुखी हूँ, है ना। तो सुख दुख का जो जिम्मेदारी है उसको स्वयं में लिए बिना जिंदगी तो आगे नहीं चलेगी। तो मेरे को लगता है कि पति पत्नी वो जगह है जहाँ दो मिलके 11 हो सकते हैं, 111 हो सकते हैं, और 1 - 1 0 हो सकते हैं। सार बात इतनी ही है कि हम एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के समझने जीने के लिए सहयोगी होते हैं, तो या एक दूसरे के ऊपर या मेरे सुखी होने के लिए सामने वाला जिम्मेदार है, ऐसा सोच के जी रहे हैं। तो अभी तक हमने कार्य पक्ष की जिम्मेदारी स्वीकार की है किसी हद तक। यदि परिवारों के स्ट्रक्चर को देखें तो पहले महिलाएं पूरा घर संभालती थीं और पुरुष की जिम्मेदारी कमा के लाना था। फिर दोनों कमाने लगे, यहाँ तक हम चले आए। लेकिन दोनों को जीना है और उसके लिए दोनों को समझना है, ये अभी शेष। चले, विश्वास के बाद सम्मान। सम्मान का अभी मतलब कैसा है? सम्मान मतलब क्या? मेरे को हवा क्यों नहीं आ रही है? हाँ जी, सम्मान का अभी ठीक है, ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। सम्मान का भी मतलब कैसा है? तो देखिए, अभी भी सम्मान का मतलब तो वही है। अच्छी बात यह है कि परिभाषा तो काम अपनी जगह, नियम अपनी जगह काम करता है। सम्मान का मतलब है सम प्लस मान, सही मान, सम्यक मान, सही मान। मान का मतलब होता है कोई चीज को आंकना। सही मान का मतलब है आंकना, सही आंकना। सही आंकने का मतलब है क्या चीज को आंकना? तो मूल्य को आंकना, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन बराबर सम्मान, और स्व मूल्यांकन बराबर स्व सम्मान।
गुड। बढ़िया। तो अभी भी क्या स्थिति है? अभी भी आकलन तो करते हैं, लेकिन आकलन करने का अभी आधार क्या है? अभी आकलन करने का आधार क्या है? स्वयं को शरीर मानते हैं, दूसरे को भी शरीर मानते हैं, रूप बल धन और पद से आकलन करते हैं, मेरा ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है। तो प्रभावित होगा कि वो प्रभावित करेगा कि मैं प्रभावित करूंगा। देखिए, अब ये बातें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं कि महिलाओं की उम्र क्यों नहीं पूछते हैं और काम करने वाले की सैलरी क्यों नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते हैं? आपने सैलरी पूछी और उसने बोल दिया 4 लाख रुपए महीना, तो पता चला सुनने वाला बेहोश हो गया। तो दोनों का मामला इतनी पहचान से इतना जुड़ा हुआ है, हमारा सब कुछ एक दूसरे को जज करता है कि कितना सम्मान देना है। दिल्ली में ये अपने आप में बहुत गहरा क्वेश्चन होता है कि घर कहाँ पे है? सभी जगह? अच्छा, सभी जगह है ना। घर कहाँ पे है, कहाँ रहते हो, इसमें बहुत कुछ छुपा है। उसके आधार पे बहुत सारा जजमेंट आपके बारे हो जाएगा। तो आकलन अभी भी होता है, तो नियम तो अपनी जगह काम कर रहा है कि हम एक दूसरे का आकलन करते हैं, लेकिन आकलन करने का आधार जिंदा रहने के धरातल पर शरीर है, और आकलन करने का मानव होंगे तो आधार क्या होगा? जब हम मानव चेतना में होंगे तो या मानव चेतना के अर्थ में होंगे, तो अब हमारा एक दूसरे को आकलन करने का आधार क्या होगा? कैसे आकलन करेंगे? है जीवन की गति के ऊपर, है ना। तो जीवन की गति की भागीदारी करेंगे, समझ की बात करेंगे, तो बेसिकली इतना ही होगा कि या तो ए बी से ज़्यादा समझदार है या कम समझदार है या दोनों बराबर हैं। इतना ही दो लोगों के बीच में हो सकता है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? या तो ए और बी लगभग एक जैसे ही समझ के हैं, या ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है। यदि ए ज़्यादा समझदार है तो बी के लिए समस्या है या अवसर है? अवसर है ना। इसका मतलब है कि एक समझदार मानव के लिए दूसरा कम समझने वाला मानव अवसर है अपनी समझ को व्यक्त करने के लिए, अपने को प्रमाणित करने के लिए। तो एक कम समझ वाला व्यक्ति समझदार व्यक्ति के लिए अवसर है अपनी समझ को प्रमाणित करने के लिए, है ना। मैं अपनी समझ को प्रमाणित करना चाहता हूँ तो दीवारों को तो नहीं बताऊंगा, आदमी को ही बताऊंगा। और मेरे से समझदार आदमी मेरे को सुनेगा कि जो मेरे से अभी कम समझा है या जो अपनी यात्रा में है, जिसके लिए मैं सहयोगी हो सकता हूँ। एक नासमझ व्यक्ति के लिए समझदार व्यक्ति अवसर है अपनी समझ को पूरा करने के लिए। तो दोनों में कोई लड़ाई है? तो दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। दोनों बराबर होंगे तो मिलकर व्यवस्था में भागीदार होंगे। ठीक। तो जैसे जैसे ये विशेषता का रोग खत्म होगा, यदि जिंदा रहने के धरातल पर चलते हैं तो हम विशेष होने जाते हैं, कुछ अलग कर डालें, कुछ विशेष कर डालें, और जीने के धरातल पर हम श्रेष्ठ होने की ओर जाते हैं। तो विशेषता और श्रेष्ठता की जर्नी है। विशेषता का मतलब है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, अधिक हूँ, और श्रेष्ठता का मतलब है कि मैं दूसरों को अपने जैसा बना सकता हूँ। मैं दूसरों से अलग हूँ या दूसरों को अपने जैसा बना सकता हूँ, बनने में सहयोग दे सकता हूँ। तो इस अर्थ में विशेषता और श्रेष्ठता की जर्नी है। तो जीने के धरातल पर हमारे स्किल्स, हमारी समझ दूसरों के लिए उपयोगी हो जाती है। फिर हमको अपने अस्तित्व का भय नहीं लगता है कि मैं अपनी चीज़ दूसरे से शेयर कर दूंगा तो मेरा क्या होगा,
क्योंकि मेरा सम्मान मेरे साथ सुरक्षित रहता है। तो इस रूप में ए और बी, मानव का मानव के साथ जीने में आराम की स्थिति को पाया जा सकता है, जो कि वर्तमान में अभी ऐसा नहीं है। वर्तमान में कैसा है? हम किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? हमसे बड़ा पद वाला, हमसे बड़ा धन वाला, है ना। जैसे बोलते हैं बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया। तो क्या अच्छा रिश्ता मिल गया भाई? इधर का मैं नहीं जानता, हमसे ज़्यादा पैसे वाला मिल जाए तो हमसे अच्छा मिल गया, है ना। आज तो पत्नी साथ में बैठी है तो मैं बोलने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ। मेरा साला थोड़ा सा काला, तो उसको लड़की वाले देखने आए, बोले सांवला है, बोल के चले गए। वो कुछ दिन बाद वो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो गया, पीओ बोलते हैं। और फिर से वही लोग आए, बोले अब गोरा है। ये घटी घटना है। तो इंजीनियर है, शराब पीता है, चलेगा। आजकल तो वैसा रौब नहीं रहा इंजीनियर का जो पहले कभी हुआ करता था। अब तो इंजीनियरिंग सिंपल ग्रेजुएशन है, पर ये बाकी ग्रेजुएशन से फिर भी ठीक ही है, कुछ तो काम की बात पकड़ में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी का आदमी के साथ जीने में जो लगातार एक विरोध बना रहता है कि मैं दूसरे को प्रभावित करूं, दूसरा मुझको प्रभावित करे, दब के जिएं कि दबा के जिएं, आदमी का भी वो तरीका निकला ही नहीं है कि हम साथ मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए जी सकें। सामने वाला भी सम्मानित व्यक्ति है, मैं भी सम्मानित व्यक्ति हूँ, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करके साथ साथ जी सकते हैं। अभी यही लगता है कि दूसरे को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेना है कि दूसरा मेरे को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेगा। दब के जीना, दबा के जीना, साथ साथ जीना, ये एक रास्ता निकल के आता है। तो इसको थोड़ा सा इस रूप में भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं और एक एग्जाम्पल कंसिडर करें। ए और बी दो आदमी हैं। मेरे को याद नहीं है मैंने आपके साथ ये चर्चा किया है कि नहीं किया है, फिर भी मैं ये मान के कर लेता हूँ कि थोड़ी सी यदि किया भी होगा थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे ए और बी दो आदमी हैं और मैं ए से बी से, मान लीजिए मैं ए हूँ और मैं बी से हैं और आप बी से पहली बार मिल रहे हैं, जिंदगी में पहली बार ही दर्शन हुए हैं, तो क्या बी के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है? पहली बार दर्शन हुए हैं तो क्या मैं बी के बारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकता हूं? क्या लगता है? नहीं कह सकते। मूल जी भाई बोल रहे हैं। तो अभी तो ऐसे ही लगता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि हमको मानव की समझ कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहाँ से आता है? क्योंकि रूप और गुण परिवर्तनशील है और रूप और गुण के बारे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन स्वभाव और धर्म निश्चित है, वो नहीं बदलता है। इसलिए हम स्वभाव धर्म के बारे कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो हम बहुत क्लियरली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैं जीवन हूं, निरंतर सुख चाहता हूं, समाधान से सुखी होता हूं। तो ये 1A है, तो 1B, तो मुझको कोई शंका नहीं है कि B भी ऐसा ही है। ये कहा जा सकता है कि नहीं? हो सकता है B को पता ना हो, पर अपने को पता है ना। शिविर, अध्ययन शिविर में आने से और थोड़ा सा उस पर अपना मन लगाने से अपने को ये भरोसा हो गया कि मानव है तो वो समाधान से ही सुखी होता है, और मैं जीवन हूँ, इसलिए बी भी जीवन है, निरंतर सुख चाहता है, समाधान से सुखी होता है, इसलिए बातचीत हो सकती है। इसलिए
शिविर, अध्ययन शिविर करने से, बात को पूरा समझने से शादी करने के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? है? बढ़ेगा कि घटेगा? भाई फिर कैसे भी लड़की हो, कैसे भी लड़का हो, मानव तो होगा ही, और समाधान से सुखी होगा, अपने को पता है, और अपने पास समाधान है, तो गाड़ी निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे? क्यों अंजू? हाँ, ठीक तो लगता है। तो इसलिए यदि सही मायने में समझ आती है, यदि समझ नहीं आती है, सूचनाएं मिलती हैं, तो फिर और डर लगता है, क्योंकि आदमी को जो है ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है, तो एक कितनी प्रॉब्लम हो सकती है उसको पहले वो दिखने लगता है। यदि थोड़ा सा हम ठोस ग्राउंडिंग पे आ जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि, इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दर्शन में आने के बाद जरूरी नहीं है कि दर्शन किया हुआ लड़का या लड़की मिले उससे शादी किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग फिर ऐसा लगने लगता है कि नहीं, सामने वाला भी समझा ही हुआ हो, और 4 शिविर करने से, साल भर का अध्ययन करने से कोई सब बदल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब है कि केवल ये देखना है कि अपनी समझ में कुछ ठोस आ जाए तो हम दूसरे के साथ चलने की स्थितियों को बना सकते हैं, है ना? तो इस रूप में हमारा जीने के प्रति विश्वास बढ़ता है। दूसरी बात ये भी समझ में आती है, तो समाधानित होने के लिए, समाधानित मतलब समझना, अब बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को फिर से याद आ गया वो, समाधान मतलब समझौता। तो समाधानित होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है। तो मुझको कोई शंका नहीं है टू बी कि बी भी ऐसा ही है। ए मुझसे समझ में कमी के कारण गलती होती है। मुझको कोई शंका नहीं है कि बी भी ऐसा ही कर सकता है। फॉर ए है ना, इसके पहले मुझको अपने बारे में ये लगता ही है कि मैं गलती करना नहीं चाहता। यदि मैं गलती करना नहीं चाहता तो बी भी ऐसा ही है, ये भी समझ में आता है। गलती होने पर मुझे स्नेहपूर्वक समझाया जाए, कोई गलतफहमी नहीं है कि बी भी ऐसा ही चाहता है ना? अभी बी से बातचीत नहीं हुई है, केवल देखा है। ये व्यवहार का फाउंडेशन है। यदि फाउंडेशन नहीं है तो व्यवहार की इमारत तो खड़ी नहीं होगी। तो अपने में मैं जीवन हूँ, निरंतर सुख चाहता हूँ, समाधान से सुखी होता हूँ, समाधानित होने के लिए शरीर एकमात्र साधन है,
मैं गलती करना नहीं चाहता, समझ में कमी के कारण गलती होती है, गलती होने पर मुझको स्नेहपूर्वक समझाया जाए। ऐसा हम सब अपने लिए मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरे के लिए कैसा मानते हैं? दूसरे के लिए कैसा क्या मानते हैं? मैं गलती करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरा चाहता है। मुझसे समझ में कमी के कारण गलती होती है, दूसरा जानबूझकर करता है। गलती होने पर मेरे को अकेले में, घर में चर्चा होती है ना कि अकेले में नहीं बोल सकते थे, सबके सामने बोलना जरूरी था, है ना? मुझसे गलती होने पर अकेले में समझाया जाए और दूसरे से गलती होने पर चौराहे पर फांसी पे लटकाया जाए, ताकि लोग देख के प्रेरणा ले सकें कि ऐसी गलती ना किया जाए। लाल चौक पे है माइक। है इसको देख के इतना सुख हो रहा है, मिल रहा है कि अगर ऐसा जी लें तो पता नहीं कितना सुख मिलता होगा। और ये तो जो सवाल हैं वास्तव में इतने कॉमन लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर आदमी के अंदर आप चले गए और वहां से निकाल के आपने मतलब लिख दिया। बिल्कुल ऐसा ही चलता है। आंदोलनकारी खास कर के ऐसे ही चलते हैं। है क्या किया जाए? तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि समान इसमें क्या क्या गलती है। अभी भ्रम की स्थिति में मैं जीवन हूं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं शरीर मान के ही जीता हूं, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, समाधान से नहीं सुविधा से सुखी होता हूं, ऐसा मानकर जीता हूं। समाधानित होने के लिए शरीर साधन है, ऐसा नहीं है। भोग के लिए शरीर साधन है, ऐसा भी मानकर जीता हूं। सामान्य स्थितियां ऐसी हैं। तो एक तो ये कहना है कि समान रूप से भ्रमित होते हुए भी मैं अपनी चाहना को ठीक पहचान पाता हूं और दूसरे की चाहना को ठीक नहीं पहचान पाता। ये बात ध्यान में आ गई? समान रूप से भ्रमित होते हुए भी मैं अपनी चाहना को ठीक पहचान पाता हूं और दूसरे की चाहना को ठीक नहीं पहचान पाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? समाधान के रास्ते अलग अलग हैं। फिर से क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपसे कुछ ठोस उत्तर मिले। समान रूप से भ्रमित होते हुए मैं भी स्वयं को शरीर मानता हूं, दूसरे को भी शरीर मानता हूं, लेकिन अपनी चाहनाओं को ठीक पहचानता हूं, दूसरे की चाहनाओं को ठीक नहीं पहचानता। ऐसा क्यों है? माइक। हाँ जी। है? हाँ, शरीर नहीं भी माना तो भी हाँ की वजह से मुझे वही दिखता है कि मतलब सामने वाला जानबूझ के गलती करता है, सामने वाला चाहता ही है गलती करता है, तो मतलब प्रिय हित लाभ के चित्रण की वजह से ये ऐसा होता होगा। एक तो ये बहुत साफ है। हाँ जी, और बाजू में कुछ बोल मुझे रहे थे? मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो भ्रमित है अभी वो जानता नहीं है कि भ्रमित है। भ्रम की स्थिति में ज़्यादा बुद्धिमान होने का भाव रहता ही है। तो ऐसे में उसको ये लगता है कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ उसके पीछे मेरे अपने कार्य कारण है, वो जानता है भ्रमित होने की स्थिति में, और अपने आप को बुद्धिमान भी मानता है।
दूसरे के कार्य कारण को नहीं जानता कि जो कुछ कर रहा है या जो हुआ है उससे उसके पीछे का जो भाव है उसको वो नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में वो दूसरे की गलती को गलती मानता है, अपनी गलती का जस्टिफिकेशन मौजूद रहता है खुद के पास। जी हाँ जी। कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान खुद पे ज़्यादा होता है तो दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते, मतलब अपने में थोड़े उलझे हुए होते हैं तो अपने में ऐसा उलझे होता हुए है। रहते हैं, फिर भी अपनी चाहना के लिए सुलझ जाते हैं। नहीं, वो उसमें भी उलझन तो होती ही है। पर फिर भी इसमें कभी गलती नहीं होती है। किसी को भी बोलो तुमसे गलती होती है, जानबूझ के थोड़ी ना की है। क्यों? हाँ, ऐसा भी घर में होता है। जब भी तुमको बोलते हैं तो क्या बोलते हो? तो जब भी गलती हो जाती है, कोई जानबूझ के थोड़ी ना की है, हो गई है। गलती करता हूँ कि हो गई है, इल्जाम मेरे पे ही आता है। देखो इसका दर्द तो मेरे से देखा नहीं जा रहा है। एक्चुअली ये जो है इसमें मैं ही हूँ, हाँ सामने हूँ। हाँ जीवन और शरीर साथ साथ में रहता है और मैं गलती करना नहीं चाहता और जो गलती होती है वो अंदर से पता चलता है कि ये मैंने जानबूझकर की है, तो वही चीज़ में सामने रिफ्लेक्ट होता है दूसरे के सामने कि भाई उन्होंने भी जानबूझकर ही की होगी। हाँ देखिए, जानबूझ के होने वाली गलतियों को अभी छोड़ के रखते हैं। जानबूझ के होने वाली गलतियों का मतलब है मैं योजनाबद्ध तरीके से आपका अपमान करता हूँ। ये जानबूझ के वाली गलतियों की कैटेगरी में हम डालते हैं। मैं योजनाबद्ध तरीके से किसी को दुखी करता हूँ, ये अलग टाइप की बात हो गई। अभी जो रूटीन में हम चलते हैं उसको देखते हैं, तो किसी को भी जब हम किसी की भी गलती पकड़ते हैं तो उसके मन में ये भाव रहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं की है ना, हुई है या वो किसी और की वजह से हुई है, मैं तो वहाँ था ही नहीं। पहली कोशिश ये रहती है कि टोपी किसी और के सर पे चली जाए। हाँ जी। इसका जो दोनों भ्रमित है और इसलिए मैं जब आकलन करता हूँ तो वो शरीर के लेवल पर ही आकलन करता हूँ, वो तो ठीक है। सामने वाले का। पर अपना ठीक कैसे कर लेता हूँ? मेरा भी मैं शरीर के ही लेवल पर आकलन करता अपना हूँ। ठीक कैसे कर लेता हूँ, दूसरे का ठीक क्यों नहीं कर पाता? नहीं, मैं भी अपना ठीक नहीं करता, अपना पर तो ठीक कर दूसरे रहा की है। गलती मुझे इसलिए दिखती है। अपना तो ठीक कर रहा है, मैं गलती करना नहीं चाहता, अकेले में समझाया जाए, समझ में कमी की वजह से गलती होती है, या मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, दूसरा करना चाहता है, जानबूझ के गलती करता है, उसको फांसी पे लटकाओ। ये बहुत क्लियर रहता है। सारे झंझट संबंध में जितने झंझट आते हैं मेनली इस फाउंडेशन गड़बड़ होने की वजह से आते हैं। दूसरे के बारे में इंटेंशन ही है। तो अपना आकलन सही कैसे करता और दूसरे का आकलन गलत हाँ, क्यों करता? गलत क्यों करता है या मूल्यांकन। यस, यही सोचने की। भ्रमित हूँ तो मेरे को ये पता नहीं है कि हाँ। मैं और सामने वाला इंसान एक समान है। हाँ, ये देखो बहुत शानदार, जोरदार तालियां। एक तो हमको मानव में समानता का कोई दर्शन नहीं है। हमको लगता है कि मैं जैसा हूँ सामने वाला इससे भिन्न है ना। तो मानव का कोई अध्ययन नहीं है, इसलिए मानव में समानता की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम सभी अलग अलग हैं ही, ऐसा हम मानते ही हैं, है ना। और भी कुछ कारण हो सकते हैं। गुड, लेकिन एक बात ठीक से आ गई, क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं है इसलिए हम सब अलग अलग हैं, इसलिए मैं ऐसा हो सकता हूँ, दूसरा वैसा हो सकता है। एक संभावना हमेशा बनी रहती है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? हाँ जी, और क्या हो सकता है? हाँ जी, मधुबेन। एक ये बात है कि हम जब भी सोचते हैं तो हम अपने आप को विशेष बताना चाहते हैं। इसी कारण स्वयं को सामने वाले को मानव नहीं देखते, बट मैं विशेष हूँ और सामने वाला हाँ, ये भी एक निम्न अच्छा है। पॉइंट है कि सामने वाला मुझसे कम है तो थोड़ा सा राहत की सांस मिलती है। हाँ, और नीचा दिखाने की और सामने कोशिश- वाला अपने से ज़्यादा सिद्ध हो जाए थोड़ा भारी पड़ता है ना, क्योंकि अपना अहंकार चोट खाता है। तो मैं अपने को छोटा सिद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो उस वजह से भी ऐसा आता है। दूसरा स्वीकृति भाव भी नहीं होता है कि उसीलिए अपने नहीं की- हाँ, उसी कारण। हाँ जी, और कोई कारण? हाँ जी, पीछे दीजिए।
बॉनी मेहसाना से। मुझे लगता है भैया कि जब जो समानता का आधार है उसकी पहचान नहीं है, तब मैं अपने आप को मतलब कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है उस समय, तो मैं अपनी पहचान से सुखी होने का जो भाव रहता है, मतलब उसको मतलब अखंडित रहे वो चीज़, वो मैं अपने आप में वो पाना चाहता हूँ कि मतलब मेरा तो विश्वास जो है वो अखंड रहना चाहिए, और जो विश्वास जो है मेरी खुद की पहचान जो है वो वैसे की वैसी रहे, सामने वाले का जो होना, मतलब जो आधार नहीं है तो मैं पहचान नहीं पाता, तो मैं जैसा हूँ वही सामने वाला है। बढ़िया। सामने वाले को मैं व्यवस्था में अपना प्रतिस्पर्धी पाता हूँ तब ऐसा होता है, और हाँ। सहयोगी अगर पाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। देखिए ये भी बढ़िया, वो ईगो को आपने ऐसा बदल दिया, मैं सामने वाले को अपना प्रतिस्पर्धी पाता हूँ, एक कम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ होता हूँ। तो कम्पिटिटिव माइंडसेट के साथ होता हूँ तो दूसरे को छोटा सिद्ध करके, गलत सिद्ध करके अपने आप को सही सिद्ध करने का भी एक प्रयास बना रहता है। बढ़िया हो गया, तो काफ़ी सारी बातें आ गई। इतना पानी मैंने कभी नहीं पिया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ट्रीटमेंट कर रहे हो। गुड। तो देखिए इसमें यदि कोर में जाते हैं तो हमको कुछ अच्छी बातें समझ में आती हैं। अब यदि देखें तो इसको, हर मानव में एक इच्छा नाम की चीज है, उसमें इच्छा नाम की चीज है, विचार नाम की चीज है, दूसरी चीज कार्य और व्यवहार नाम की चीज है। यदि इच्छा और विचार को देखें तो इसको इंटेंशन बोलें, और कार्य और व्यवहार को एक्शन बोलें। यदि ए को देखें तो ए जब कुछ करता है उसको क्यों करता हूं, क्यों कर रहा हूं ये भी समझ में आता है, क्या कर रहा हूं ये भी समझ में आता है। मानव को अपने लिए मैं क्या कर रहा हूं ये तो समझ में आता ही है, मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी इच्छा विचार को भी देख पाता हूं तो मेरे को पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन जब ए बी को देखता है तो क्या देख पाता है? इंटेंशन देख पाता है कि एक्शन देख पाता है? तो केवल एक्शन देख पाता है और इंटेंशन नहीं देख पाता। बस यहीं पे सारा लोचा है, यहीं पे सारा लोचा है कि वो एक्शन देख पाया कि क्या किया, इंटेंशन नहीं देख पाया कि क्या। अब देखिए मैं अक्सर ये एग्जांपल लेता हूँ कि बच्चा घर पहुँचने में 15 मिनट लेट हो गया, तो फिर माँ के चित्रण कैसे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? नहीं, बस के चारों चक्के ऊपर हैं और बच्चा खिड़की से बाहर निकल रहा है। तो उसको लगता ही है कि बस कुछ गड़बड़ हो गया है। अब इसको फ़ोन लगाओ, उसको फ़ोन लगाओ, है ना, इससे पूछो उससे पूछो, तब तक हाहाकार घर में आधा घंटा 1 घंटा मचता है या पौना घंटा, तब तक बच्चा आ जाता है। क्या हुआ था? ट्रैफिक था ना। रोज रोज एक ही बात पूछते हो। अब तब तक आप 2-4 जगह फ़ोन लगवा देते हो, फिर बच्चे का जाके वहाँ मजाक उड़ाते हैं बाकी दोस्त लोग, है ना। फिर वो घर में आके मम्मी को डांटता है, तुमको और कोई काम नहीं है, यही सब करती रहती हो। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? बताओ भाई, मम्मी लोग ऐसा करती हो कि नहीं करती हो? मम्मी लोग बताएं। बच्चा रूटीन टाइम से आधा घंटा लेट हो गया तो आपको क्या क्या विचार आते हैं? आप नहीं बोलेंगे? बच्चों बताओ भाई, है? कोई नहीं बोल रहा है। इधर ऐसा नहीं होता है क्या? है? इधर ऐसा नहीं होता है? होता है?
तो कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। कोई माइक लो और बताओ कैसा कैसा होता है। हाँ जी, या तो कोई बच्चा बताए सबसे अच्छा वही है, या कोई मम्मी बताए। हिम्मत वाली मम्मी कोई बताएगी, कोई तो हिम्मत वाली माँ होगी। हाँ, गुड। कहीं लाइक बस से आती हूँ मैं, हाँ। तो कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो गया हो, या फिर कहीं किसी बीच लाइक घर से थोड़ा दूर है स्टॉप, तो कहीं बीच में कोई उठा के लेके ना गया हो, कहीं हाँ। पटा वटा के लेके ना गया हो, कहीं भाग ना गई हो। हाँ। तो ऐसा सब कुछ रहता है। अब देखो ये कितना विश्वास रहता है घर में। अच्छा, इससे बच्चा भी पीड़ित होता है कि मुझ पे विश्वास नहीं किया जा रहा है। हाँ, बहुत। मैं आपका दर्द समझता हूँ। नहीं सर, और माँ बाप का भी दर्द गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं आसपास घट रही हैं। हाँ जी, मैं यही बोलने वाली हाँ, थी कि इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। और हम भी बचपन में मतलब हम भी उस दौर से गुजरे, हमारी भी मदर्स परेशान होती रही है, तो वो भी कहीं तो भी रहता है कि तो किसी ने हमको परेशान किया था, इसलिए हम भी किसी को परेशान करेंगे। और घटनाएं भी घटती रहती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा चिंता होती है। अदरवाइज पता रहता है कि क्या होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो जो मोमेंट रहता है उसमें कंट्रोल समझ काम नहीं करती। हाँ, कंट्रोल नहीं होता है। वरना पता तो है कि, और चाहते भी है कि अच्छा ही हो। ऐसा क्यों होता है? हमारे घर में पापा ज़्यादा परेशान होता है। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, मेरा कई घर में पापा माँ की भूमिका में होते हैं और पत्नी जो है पिता की भूमिका में आ जाती है। मेरा ऐसा होता है कि मुझे पता रहता है कि सब ठीक ही होगा, क्योंकि कुछ मतलब समझदार है, सब ठीक ही होगा। पर मेरा एंजाइटी बहुत बढ़ जाता अगर मैंने टेक्स्ट किया है सुबह और दोपहर तक कुछ रिप्लाई नहीं आया, 4 बजे तक नहीं आया, तो मैं फिर फ़ोन लगाऊंगा। फ़ोन लगाया, फ़ोन का नो रिप्लाई अगर हुआ तो मेरा एंजाइटी का लेवल ऊपर चले गया। पर मुझे पता रहता है कि मतलब ठीक है, कहीं होगी, कॉलेज में होगी या दोस्तों के साथ या सो गई होगी। हाँ, नहीं, पर यदि एंजाइटी बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है, ये आप अपने आप को कंसोल करते हो। हाँ, पर वो मैं कंसोल करता हूँ, फिर भी मेरा एंजाइटी ठीक होगा, लेकिन अंदर से ऐसा ठीक नहीं लग रहा है। नहीं लगता है, बहुत रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है, बीपी बढ़ता होगा, क्या होता होगा पता नहीं मुझे। पर तुम्हारे चक्कर में होता है? हाँ, नहीं, उसके चक्कर में नहीं होता। अच्छा, ये तो चली गई है। मुझे ये पता रहता है। अच्छा, लंदन चली गई तब कैसे होता है? लंदन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी होता था, अभी उसका वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो लंदन रहेगी, घर में भी रही और 3 घंटे के लिए गई या गया तो भी वो सीन सेम रहता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कन्फेस करना चाह रहा हूँ कि वो इनकी वजह से नहीं होता है, वो मैं ही खुद अपने आप को वो लेवल पे एंजाइटी पे लेके जाता हूँ। और वो टेक्स्ट, मुझे ये पता रहता कि अगर टेक्स्ट आ गया तो मैं अपना ठीक हो जाऊँगा और मैं अपने काम को लगूंगा ठीक से। अब वो जब तक होता नहीं तो अपने ही स्वार्थ के लिए फिर मैं इसके दोस्त को फ़ोन करूँगा, फिर मैं कहीं तो भी कोशिश करूँगा कि मेरा वो ठीक हो जाए। उसका क्या हो रहा हो मेरे को उतना ये नहीं रहता फिर वो लेवल तक, क्योंकि पता रहता कि कुछ क्या हो, कुछ हो नहीं सकता खास। पर वो मेरा जो बढ़ा दिया है मैंने खुद ही, वो एक ही चीज़ से ठीक हो सकता, वंस शी गेट्स कनेक्टेड। ऐसा मेरा। तुमको कैसा लगता है? अब जैसे इन्होंने बोला कि बहुत बार रिप्लाई नहीं होता है टेक्स्ट का या फ़ोन नहीं लगता है, तो कभी कभी फ़ोन पे ध्यान नहीं जाता है, साइलेंट पे रहता है, कॉलेज में रहती हूँ जो भी है, तो वहाँ फिर वो रूममेट को फ़ोन लग जाता है, तो रूममेट मेरे को बोलता है कि अरे पापा को फ़ोन करना, ये वो जो भी है। तो ऐसे लगता है कि यार मैं हूँ यहाँ पे, मतलब कुछ रहा तो पता तो चल ही जाएगा, कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा, तो इसका तुम टेंशन मत लो। लाइक थोड़ा पेशेंस रख के एटलीस्ट थोड़ी देर रुक के फिर जो तुमको फील करना है वो करो,
बट जब तक मेरे तरफ से कुछ आता नहीं है तब तक जैसे ये बोल रहे हैं कि इनका पहुंच जाता है, वो हर बार छोटी सी छोटी चीज़ पे पहुंच जाता है, तो ऐसे लगता है कि यार अभी करना ही पड़ेगा। इतनी दूर आके भी चैन से जीने नहीं दे रहे। सर एक स्व अनुभव ही है, मतलब बिटिया ने जैसे बताया, आई एम ऑल्सो पासिंग थ्रू सेम फेज, मेरा लड़का है, मतलब उसने बताया, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर कि पापा रूममेट को फ़ोन लगाते हैं या रूममेट को कन्वे करते हैं और रूममेट हमको कन्वे करता है कि योर फादर इज़ वेटिंग यू। अब अगर रूममेट कन्वे कर पाता है तो पापा का मैसेज हमको क्यों नहीं कन्वे होता है? वो भी एक सोचने की बात है। मतलब रूममेट या फ्रेंड है, वो हमको कन्वे करता है कि योर फादर इज़ वेटिंग फॉर यू, पर हमारे फादर के मैसेजेस आते हैं वो हमें क्यों कन्वे नहीं होता है? वो भी एक सर सोचने की बात है ना। कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे शादी के पहले जब प्यार होता है ना, तो बिना मैसेज आए भी ऐसे लगता है कि कुछ बिना बोले भी लगता है कुछ बोला क्या। और शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे को कान में भी पर्दे में मुंह डाल के बोलते हैं तो भी सुनाई नहीं देता है। तो आप इतने मैसेज करते हो, आदमी कितना सुनेगा? ये थोड़ा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है आई गेस, क्योंकि पहले भी तो माता पिता थे, तब भी तो कुछ फोन नहीं थे, कुछ नहीं। तो जब हिमालय पे ट्रैकिंग में जाते हैं ना, तो मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी, उन्होंने कहा नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। जब तक कुछ नहीं पता है तो अच्छा ही है ना, जब कुछ बुरा हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अभी ये जो टेक्स्ट मैसेजेस और इतना हो गया है कि सच में बच्चे भी परेशान हैं, पति पत्नी भी परेशान है, कहाँ हो क्या हो, एवरीबडी वांट्स टू नो एवरीथिंग राइट अवे। और अपना पता नहीं है जिंदगी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। इसमें भैया और एक चीज़ रहती है कि ऐसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो पापा ने, या कुछ भी ऐसे दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ा तो बोलते तेरे पे विश्वास है पर दुनिया पे नहीं है। इसीलिए और एक प्रेशर रहता है। इधर थोड़ा सा ये माँ बाप से हटके ना भाई की तरफ भी कभी कभार आ गया हुआ है। तो पहले जब सिस्टर की शादी नहीं हुई थी ना, तो वो जो पापा और मम्मी तो सो जाते थे चादर तान के, तो मैं परेशान होता रहता था, आई नहीं है, लेट हो गया है, कहाँ चली गई है, फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है। तो वो कभी कभार भाइयों को भी माँ बाप की जो उस भाव में आ जाए, मतलब जिसको परेशान होने का मन हो वही उस भाव में आ सकता है। हाँ जी पटेल साहब, माइक दो भाई। कथा और व्यथा देखो कैसी। तो मेरा खुद का अनुभव, मैं छोटा था, 9वीं कक्षा में था, तो एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद एक क्रिकेट का बहुत शौकीन था, तो मेरे फ्रेंड के साथ चला गया। तो क्रिकेट देखने में इतना मशगूल हो गया, 5-6 घंटे घर पे नहीं आया। तो जैसे घर पे भी तो मेरे पापा ने सारा, मैं सिद्धपुर में पढ़ता था, तो सारा सिटी छान मारा कि गया कहाँ पे। तो कई बार ऐसे मेरे को था ही नहीं ऐसा कोई, इसमें क्या हो गया, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मूड में गया तो क्रिकेट देखने चला गया। लेकिन घर पे आया तो मेरी भी बैंड बजी और घर वालों की भी बजी हुई थी और ऑफिस के सारे स्टाफ की भी बजी हुई थी। सब लोग ढूंढने निकले, गया कहाँ पे, एग्ज़ाम में कुछ लफड़ा हुआ है, तो ये इसीलिए गुम हो गया। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो इसमें कई बार बच्चे समझदार भी होते हैं कि माँ बाप परेशान ना हो। अभी वो रियल टाइम एग्जांपल ऐसा है कि जब रोहन गया पेरिस, तो जब गया उसी दिन से उन्होंने लाइव लोकेशन डाल दिया था। अभी आज भी मेरे मोबाइल में चालू है कि रोहन कहाँ है, वो लाइव लोकेशन गूगल में मिलता रहता है। तो बच्चे उस हिसाब से ऐसे भी एक्शन लेते हैं कि भाई चलो माँ बाप एटलीस्ट परेशान ना हो। मीनू भाई माइक। मुझे लगता है कि जो अपनेपन का जो प्रक्षेपण है उसमें कुछ न कुछ कमी है। गांव में अभी भी सौराष्ट्र और गुजरात में जो भी लड़के स्कूल जाता है 2-2 घंटा देरी तक आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे गांव के सारे बच्चे सभी माँ बाप के लिए अपना होता है, तो कोई अविश्वास का वातावरण नहीं है। और हम शहर में और बड़े ग्रुप में रहते हैं तो अकेलेपन का महसूस होता है, उसका वो प्रक्षेपण है और कुछ नहीं है। हमने जिम्मेदारी हमारी पड़ोसी के बच्चे के साथ नहीं निभाया, उसका एक कारण है और कोई कारण है।
मेरा एक अनुभव है, मैं 8वीं कक्षा में पालीताना में पढ़ने के लिए गया था। तो गुरुकुल में से बाहर निकलकर ट्रेन आ गई, तो भाप इंजन था, मैं देखने चले गया, तो शायद 3 घंटा लेट पहुंचा था घर पर। तो मेरी बूढ़ी माँ थी, उसको कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मैं वहाँ मेरे चाचा के वहाँ था, तो उसको टेंशन हो गया कि कहाँ गया, क्या हुआ। तो उसने किसी को बाइक लेकर भेजा, जाओ वहाँ। तो मैं रेलवे स्टेशन के बाहर आ गया था, और मैं घर पर आया तो मेरी माँ ने बोला कि मैं तो बोलती थी कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा गलत क्यों? क्योंकि उसका भाव जो गांव में रहते थे तो सभी के साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए जो हमेरा जो भाव है किसी के पास प्रस्तावित नहीं हो रहा है, इसका ये नेगेटिव इफेक्ट है मात्र है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बेटा, लास्ट। हाँ, हमारे घर में ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं अभी विजयवाड़ा पढ़ती थी, तो मैं वहाँ से अहमदाबाद आती थी, अहमदाबाद से वहाँ आती थी, तो मैं ट्रेन में कब बैठी, ठीक से बैठ गई या नहीं बैठ गई, रिक्शा में बैठी या हॉस्टल से रेलवे स्टेशन बैठी नहीं बैठी, कहाँ पहुँची नहीं पहुँची, वो लोग कभी कॉल नहीं करते थे। या फिर मैं कैसा पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। और मैं ऐसे घूमने भी जाती थी, जब छुट्टियाँ होती थी वहाँ, तो मैं ऐसे नज़दीक पास में पौंडीचेरी है या ऐसे घूमने भी जाती थी, तो मैं ऐसे 2 दिन बाद उनको बोलती थी कि पापा मैं पौंडीचेरी आई हूँ घूमने। मतलब ऐसा कुछ, उनको पापा या मम्मी को कभी वो कॉल वॉल नहीं करते ये पूछने के लिए कि ठीक से बैठी, पहुँची, क्या कर रही है, कहाँ कर रही है। उनको विश्वास है कि लड़की समझदार है, कर लेगी, एडल्ट है। ठीक है, पूछता ही नहीं है घर में कोई, जब आओ जब जाओ। अरे तुम्हारे पापा को तुम्हारी पड़ी नहीं है, पता है। जा, जो करना है कर, तेरे। हाँ जी, तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कोर में जाएंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ प्रॉब्लम को पकड़ने के लिए। हमने किसी को फ़ोन लगाया और वो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है कि ज़्यादा पद वाला है, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो क्या क्या ख्याल आता है? अच्छा तो नहीं आएगा। ठीक, आपने दूसरी बार किसी को फ़ोन लगाया, वो आपका जिगरी दोस्त है और फ़ोन नहीं उठा, तो क्या ख्याल आता? लगाएगा, है ना? हो सकता है दोस्त ने फ़ोन देख के कहा कि ये टाइम पास करेगा, इसका नहीं उठाता मैं। हो सकता है जिस पद या पैसे वाले को आपने लगाया है वो वाकई में बिजी है और वो कॉल बैक कर लेता है। तो आप देखेंगे ये अपने आप में एक बहुत गहरी एक स्थिति है कि ये नेगेटिव विचार कब आता है? जब भी मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ, जब भी विश्वास की कमी है, तो अभी की स्थितियां ऐसी हैं कि विश्वास में कमी तो है ही है। यदि मैं विश्वास में कमी के साथ हूं तो इंटेंशन के बारे में मेरा अनुमान मैं पॉजिटिव लगाऊंगा कि नेगेटिव लगाऊंगा? मैं हमेशा नेगेटिव लगाऊंगा। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को समराइज करके बोलें तो एक ही लाइन में ये कह सकते हैं, चूंकि मुझ में विश्वास की कमी है इसलिए मेरा अनुमान हमेशा नेगेटिव होगा। तो बेसिकली ये स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है ना? तो जैसे ही मैं किसी ऐसी स्थिति में आता हूँ तो स्वयं के प्रति विश्वास में कमी वाला व्यक्ति नेगेटिव अनुमान ही लगाएगा। वो अनावश्यक ही वो सारी कल्पना कर डालेगा जिसमें से कुछ भी होने वाला नहीं है या कुछ भी हुआ नहीं है। और ऐसा कर करके वो अपने आप को इतना दुखी कर सकता है, इतना पीड़ित कर सकता है कि कुछ भी दुर्घटना घट सकती है।
तो अनावश्यक चिंतित रहना, अनावश्यक नेगेटिव सोचना, अनावश्यक दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना। एक बढ़िया घटना जो मैंने दिल्ली के शिविरों में जो किसी टीचर ने शेयर किया, वो बड़ी मेरे को अच्छी लगी, और मुझको लगता है कि हम सबके साथ रिलेशंस में ऐसी घटनाएं घटती हैं। दिल्ली में क्या है, लोग बाहर से आते हैं और आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली में रहते हैं, और ये भी एक लंबी कहानी है कि अधिकांश का नहीं होता है, होना तो 100 ही लोगों का है। तो फिर दिल्ली से बाहर कोई नहीं जाता, वो अधिकांश लोग दिल्ली में फिर टीचर हो जाते हैं। तो दिल्ली में टीचर्स में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज, वो आईएएस नहीं हुए पर वो बॉडी लैंग्वेज आईएएस जैसा ही रहता है। वो कल्पना में 10 साल आईएएस ही रहता है। तो एक ने कहानी सुनाई, वो ईस्टर्न यूपी से ही थे दोनों। तो एक दोस्त आईएएस हो गया, उसमें से एक टीचर हो गया। अब जो ये टीचर हो गया था, तो एक दिन वो जब आईएएस का सिलेक्शन हो गया, 6 महीने बाद उसने फ़ोन किया। 6 महीने तक उसने कोई फ़ोन नहीं किया। तो 6 महीने तक उसको हर दिन, अच्छा बहुत जिगरी दोस्त थे, तो हर दिन उसको यही नेगेटिव विचार आते रहे कि अब उसको मेरी ज़रूरत क्या है, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, है ना, तुमको क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरी चलेगी नहीं, मुझको भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसा 6 महीने इस टाइप के नेगेटिव विचार चलते रहे। 6 महीने बाद उसने फ़ोन किया, कहाँ हो? आईएएस जो था उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ, तुम आ जाओ। बोले हाँ ठीक है। फ़ोन रख दिया। फिर फ़ोन रख के सोच रहा है, मैं ही क्यों जाऊँगा, तुम बड़े हो गए हो तो क्या मैं ही आऊँगा, तुम भी तो आ सकते थे तो दोस्त ही, नहीं जाऊँगा। और फिर अपने आप को कढ़ाई में फ्राई करना शुरू किया, 6 महीने जैसे पहले कर रहा था। और ये घटना फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो फिर आया होगा। तो इस बार उसने फ़ोन किया और पूछता है बताओ तुम कहाँ हो? बोले यहाँ हूँ। बोले मैं आ रहा हूँ। वो आ जाता है, रात भर रात को उसके घर में ही रहता है। तो दोनों फिर चर्चाएं करते हैं, कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे वो तमाम ट्रेनिंग झंझट और जो कुछ भी हुआ, और उसमें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो सुबह तक रात भर वो जाग के बात किए, क्योंकि साल भर फ्राई किया था अपने आप को, और उसको देखा उधर तो कोई ऐसी बात निकली नहीं। वो तो उतने ही प्यार से, उससे भी ज़्यादा प्यार से, उससे भी ज़्यादा सम्मान से। तो रात भर बात करते रहे। सुबह तक उसको ये समझ में आया कि उधर तो कुछ वैसा था ही नहीं, और मैं 1 साल अपने आप को फ्राई किया हूँ, 1 साल पूरा। ठीक, किस वजह से? किस वजह से? है ना, मैंने मान लिया कि अब वो बड़ा आदमी हो गया है। तो कई बार ये भी स्थितियां हैं कि सामने वाला अपने आप को वैसा माना हुआ नहीं है, आउट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम दूसरे के बारे में बहुत कुछ सोच के और बहुत सारा परेशान होते हैं। माइक है ना। तो ये सब इतना सारा झंझट है। आज भी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने परिवारों में ध्यान दे के देखें कि हमारे परिवारों में सारी समस्या साधन की कमी के कारण है कि संबंध की कमी के कारण है ना। आउट ऑफ इनसिक्योरिटी हम जिस तरह का व्यवहार आपस में कर रहे हैं, उससे एक दूसरे के प्रति शंका होती है। सामने वाला मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है, इससे आपस में हम सभी पीड़ित होते हैं, है ना। वो किसी प्रतिक्रिया में इतनी तीखी बात कह जाता है, इन तीखे शब्दों का प्रयोग कर जाता है कि लगता है कि यार सारी ज़िंदगी बेकार हो गई, फिर क्या किए इतने साल, है ना। तो मुझको लगता है कि व्यवहार की यात्रा, ये जीवन की यात्रा किए बिना, स्वयं में विश्वास की यात्रा किए बिना, दुख पाने और दुख देने के सिवाय और कोई काम है नहीं। बीच बीच में थोड़ा बहुत आइसक्रीम खा के अच्छा लगता है, बीच बीच में थोड़ा बहुत घूम फिर के, इसलिए भी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमको वेंटिलेशन जैसा काम करती हैं। तो कोई बड़ा सुख उपलब्ध नहीं है, इसलिए मनोरंजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बड़ा सुख हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगा तो शायद ये मनोरंजन की इतनी निर्भरता नहीं होगी, इतना इस तरह से हम, है ना,
परेशान होने की स्थितियाँ नहीं आएंगी। क्या लगता है? यदि इतना हमारा ध्यान चला जाएगा तो अब आपको कितने रिलेशन ऐसे याद आ रहे हैं जो इस वजह से गड़बड़ हुए हैं, अपने विश्वास में कमी के कारण जो प्रतिक्रिया हमने दे दी या जो बिहेवियर हमने बदल दिया। जैसे लड़की शादी होके गई, यहाँ तो काफ़ी अच्छा माहौल है, शादी के पहले भी दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लड़की एक दूसरे के यहाँ आती जाती रहती है। नॉर्थ में सास बहू अपने आप में एक सीरियल है ना, सास बहू के सीरियल ये इधर कम बनते होंगे ना, है ना। सास बहू के सीरियल देखा जाए तो वे अपने आप में, वो बहू पहले से ही, लड़की पहले से ही कंडीशनिंग लेके आती है कि सास ऐसी होती है, टीचर पहले से कंडीशनिंग लेके आता है कि प्रिंसिपल ऐसा होता है ना। वो हमारे पास जजमेंट पहले से फिक्स हैं, तो फिर हम उन्हीं निगाह से देखते हैं तो वो वैसा ही दिखता है। जिसको जिस निगाह से देखेंगे तो वो वैसा ही दिखने लगता है और वैसी ही गलतियाँ, वैसा ही व्यवहार हो जाता है। तो मुझको लगता है कि ये जो जीवन का क्रिया पक्ष है, जीवन में जो भाव और विचार वाला क्रिया पक्ष है, इसका कोई और ठोर हमारे पास, इसका कोई पैमाना हमारे पास है नहीं। तो जब तक कोई लक्ष्य एकदम ये अनसर्टेन है लगातार, तो मेरे मन में भी कुछ भी कभी भी आ सकता है, सामने वाले के मन में भी कभी भी कुछ भी आ सकता है ना। और जीने की, आपस में जीने की कोई हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, कोई जगह नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि जब इतनी सारी अनिश्चितताओं को देखता हूँ कि इस इतनी अनिश्चितताओं के बावजूद भी, लक्ष्य विहीन जिंदगी होने के बावजूद भी, और व्यवस्था की इतनी सारी कमियाँ, और आर्थिक इतनी सारी कमियाँ, और व्यवहार की इतनी सारी कमियाँ, उसके बाद भी आदमी हंस लेता है, क्या बुरा है? तो इसके बावजूद आदमी हंस लेता है, ये जीवन में अक्षय बल शक्ति का प्रमाण है। जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न इकाई है, इसलिए इतनी अनिश्चितताओं के बावजूद, जिंदगी में इतने कष्ट और असफलताएं पाने के बावजूद, है ना, भी आदमी फिर से नई हिम्मत कर लेता है, फिर से दोबारा चलने की हिम्मत कर लेता है, फिर से अपने लिए रास्ते निकालने की हिम्मत कर लेता है। बढ़िया। तो चलिए, तो इस बात पे हमारा ध्यान चला गया। मेरे को एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है, उसको देख के अभी की बात को पूरा करता हूँ। मैं एक 7th क्लास, एक छोटे बच्चों का शिविर कभी कभी होता है, तो एक शिविर कर रहा था। उसमें एक अग्रवाल फैमिली से एक बेटा था, हमारे ही मित्र में से। वो शिविर पे किसी पॉइंट पे आके बोलता है कि मेरे को लगता है कि मेरे पापा मेरे को प्यार नहीं करते। शिविर का लगभग 4था या 5वां दिन था। 4 दिन से उसने एक शब्द नहीं बोला था, चुपचाप 6th या 7th क्लास का बच्चा रहा होगा। तो अचानक किसी बात पे वो बोल देता है कि मेरे को लगता है मेरे पापा मेरे को प्यार नहीं करते। तो मैंने उसको पूछा कि तुमको ऐसा क्यों लगता है? बोले जब भी उनके पास जाता हूँ तो बोलते हैं बिज़ी हूँ, बाद में आना, बाद में बात करते हैं, बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। तो उसने क्या देखा? एक्शन देखा कि इंटेंशन देखा? एक्शन देखा। तो मैंने उसके सामने टेबल बनाई, उससे पूछा कि तुमने इंटेंशन देखा कि एक्शन देखा? बोले एक्शन देखा। मैं, हो सकता है तुम्हारे पापा किसी बिजनेस की परेशानी से गुजर रहे हों, हो सकता है वो ये सोचते हों कि बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरे साथ बैठेगा तो मेरा काम हल्का हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारे पापा तुमको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन अपनी परेशानी की वजह से वो नॉर्मल व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। इतना बोलने के बाद अगले दिन से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका क्वेश्चन, उसका शिविर में पार्टिसिपेशन, अब सब कुछ बदल गया था। क्या बदल गया? उसको अपनी शंका के प्रति शंका हो गई। उसको लगता था कि पापा उसको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन इस डिस्कशन से उसको ये लगा कि हो सकता है पापा मेरे को प्यार करते हैं, लेकिन मेरा ही सोचने का तरीका गलत है। तो मेरा सोचने का तरीका गलत है, अधूरा है। हो सकता है मेरे पापा मेरे को प्यार करते हैं, है ना। केवल इतना, उसके इतनी स्वीकार्यता में आने से ही अगले दिन से उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, पूरा सब कुछ बदल गया। तो मुझको लगता है कि, और कितने पापा हैं जो अक्सर अपने बच्चों को नहीं बोल देते हैं कि पैसा पेड़ पे लगता है क्या? कितने पापा हैं जो ये नहीं बोल देते हैं कि अभी बिजी हूँ, बाद में देखते हैं? तो कितनी बार हम कठोर वाक्य यूज़ करते हैं, कितनी बार हम बहुत हार्ड और रैश लैंग्वेज या इस तरह की कोई स्थितियाँ बनाते हैं।
तो मुझको लगता है कि हमको पता भी नहीं है और संबंध खिसक गया है। है? हाँ, सुसाइड तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, पर रूटीन में भी कोई आपस में प्यार बचा नहीं है। केवल एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं, जिसको संबंध कहते हैं, जिसको प्यार कहते हैं, जिसको अपनापन कहते हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने बच्चों से मिला जिन्होंने अपने पर्स में, ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम ही हैं, जिन्होंने अपने पर्स में हिसाब किताब लिख के रख रखा है। संबंध का मतलब ये पैसा है, कमा के लौटा दूंगा, इसी का नाम संबंध है। क्योंकि पापा बार बार सुनाते हैं कि इतना पैसा तुम्हारी पढ़ाई में खर्च होता है। तो बार बार सुन के समझ में आ जाता है, इसका मतलब यार पैसा ही संबंध का मतलब होता है ना। तो हमारी भाषा कैसी हो, हमारा भाव कैसा हो, हमारी भाषा कैसी हो। हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए, है ना, भाव और भाषा कैसी हो ताकि संबंध पहले से और बेहतर हो। या प्रतिक्रिया में जब कुछ कम्युनिकेट करने जाते हैं तो बार बार यही कहना पड़ता है, हमने इतनी स्ट्रगल किया, तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो। और लगातार जो कंपैरिजन मोड है, हमने किया तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त ने किया तुम नहीं कर रहे हो, ये बार बार अपने बच्चे को अपमानित करना, है ना। यहाँ तो मेरे को पता नहीं पढ़ाई का कितना प्रेशर है। दिल्ली में हम त्यागराज स्टेडियम में शिविर कर रहे थे, 3-4 हज़ार लोगों के साथ में शिविर चल रहा था। एक पॉइंट पे किसी चर्चा में मैंने बोल दिया, वे मेरा बेटा फेल हो जाए तो भी मेरा बेटा है, मेरा बेटा पास हो जाए तो भी मेरा बेटा है। और इस बात पे कई लोग रो रहे थे कि उनके हिसाब से तो 95% के ऊपर आएगा, 98% के ऊपर आएगा तो उनका है, नहीं तो पड़ोसी का है। हम बोल ही देते हैं तो आज के बाद मेरा बेटा नहीं है, अभी मेरा नहीं है किसी का तो है। फिर तो हमारा बाप होना भी कंडीशनल है। ये कैसी शर्त है भाई? तो ध्यान में आ रहा है ना। तो इन सब घटनाओं से हमारा ये ध्यान जाता है कि कैसा भाव की दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है। भाव वो चीज़ है जिससे पूरा संसार जुड़ सकता है, और अभाव वो चीज़ है जिससे अपने घर के भी और हम खुद से भी दूर हो सकते हैं। तो कैसे इस भाव के संसार को, अभी हमने बहुत मेहनत करके पैसे वाले संसार को विकसित किया, हमने पद वाले संसार को विकसित किया, लेकिन ये भाव वाला संसार अधूरा है। तो भाव वाले संसार को भी मेहनत करके अर्जित किया जा सकता है, मेहनत करके उसको बढ़ाया जा सकता है, अपने परिवार में और संसार में जिया जा सकता है, भाव की दुनिया का जलवा भी देखा जा सकता है। मुझको लगता है कि इसका ये इतना ऑब्जेक्टिव रास्ता जो हमको मिला है ना, इस पे हमारा ध्यान जाता है। तो ये बहुत एक कॉमन और बहुत सबसे मिसिंग पॉइंट है कि यदि मेरे विश्वास में कमी है तो मेरे सारे अनुमान नेगेटिव होते हैं, उस नेगेटिव अनुमान के साथ सारे संबंध ध्वस्त हो जाते हैं। हमने मेहनत करके अपने संबंध खोए हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या और अपनों का अपनापन बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। यदि ये घटता हुआ दिखाई देता है तो जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है। तो लास्ट में दिल्ली की कहानी तो इतनी है कि 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, तीसरे में वो फ्लैट, कुल कहानी इतनी। जिंदगी में लास्ट में पूछो क्या कमाया है? 2 फ्लैट। सामान्य आदमी भाई जिंदगी में मेहनत करके आदमी इतना ही कर पाता है। फैमिली के ढंग से मतलब बाकी चीज़ें देखेंगे तो टोटली कहीं छूट गई हैं। तो इसलिए ये क्लैरिटी हमारी बनी, क्योंकि मुझको मानव का अध्ययन नहीं है, चूँकि मुझको मानव का अध्ययन नहीं है, मानव के बारे कोई अध्ययन नहीं है और स्वयं में विश्वास में कमी है, तो मैं दूसरे के बारे में मानता ही हूँ कि वो गलती करना चाहता है। और देखिए मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था। दूसरा, मुझको इस बात पे का दुख नहीं है कि सामने वाले ने मेरी अपेक्षा पूरी नहीं की। मैं पहले भी एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए मुझको 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, एक से मांगने गया, उससे बात करके ये निष्कर्ष निकल आया कि इसकी स्थिति नहीं है, देना तो चाहता है। दूसरे से बात करके निष्कर्ष निकला कि इसकी स्थिति तो है पर देना नहीं चाहता है। दोनों स्थितियों में पैसा नहीं मिला। लेकिन जब मेरे को लगता है कि सामने वाले की स्थिति ही नहीं है, देना तो चाहता है, तब मैं दुखी नहीं होता हूँ। इसका मतलब मैं पैसा ना मिलने से दुखी होता हूँ कि भाव ना मिलने से दुखी होता हूँ?
भाव ना मिलने से दुखी होता हूँ। तो मैं अपना काम होने से दुखी नहीं होता हूँ, लेकिन जब भाव नहीं मिलता है तो मैं ज़्यादा दुखी होता हूँ। यदि भाव की आपूर्ति हो जाए, है ना, भाव की आपूर्ति हो जाती है तो काम आगे पीछे मैनेज हो जाते हैं, है ना। यदि टूटते हैं तो हम भाव से टूटते हैं। तो इसका मतलब है जब मुझको लगता है कि सामने वाला कुछ गलती करना चाहता है, अभी भी हमको यही लगता है कि संसार गलती करना चाहता है ना, और वो जानबूझकर करता है। जानबूझकर करने का मतलब है कि कोई आदमी योजनाबद्ध तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है। तो यदि कोई आदमी नुकसानबद्ध तरीके से आपको किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो दूसरे को दुख देकर सुखी होने की कामना किसी समाधान से आती है कि किसी भ्रम से आती है? भ्रम से आती है। ये जानने के आधार पर हो रहा है कि मानने के आधार पर हो रहा है? तो इसको जानबूझकर कहा जाए कि मानबूझकर कहा जाए? तो चूंकि जानना और मानना को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसलिए भी हम ऐसी बहुत सारी भाषा का प्रयोग करते हैं कि सबको सब कुछ पता है। यदि सबको सब कुछ पता है और फिर भी गलती करते हैं तो गलती से मुक्त होने की कोई संभावना है? यदि सबको सब कुछ पता है फिर भी सब गलती करते हैं तो इसका मतलब फिर गलती ठीक होने वाली है। केवल गलतियों को झेलने के लिए कुछ लोग शराब पी के झेल लेते हैं, कुछ लोग ध्यान करके झेल लेते हैं, कुछ लोग जप करके झेल लेते हैं, कुछ लोग पूजा करके झेल लेते हैं। तो फिर गलतियों को केवल झेलना ही है और झेलने की क्षमता बढ़ाना है। हम गलतियों के साथ जीना चाहते हैं कि गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं? हम गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होना चाहते हैं तो जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है, वो किसी भ्रमवश ही गलती करता है। सामान से सम्मान की तलाश में, सुविधा से सुख की तलाश में ही गलती होता है। तो फिर उसको फांसी पर लटकाया जाए कि समझने का काम किया जाए? आदमी के प्रति ये भरोसा हो जाए कि आदमी के साथ समझ का काम हो सकता है ना। जब भी मैं ऐसी बात करूंगा फिर आप लास्ट में वहीं ले जाओगे, अच्छा इतने सारे टेररिस्ट हैं, इनको समझाएंगे क्या? वो जब माँ के पेट से पैदा हुआ था तब वो टेररिस्ट नहीं था, है ना। तो यदि सही अर्थों में हम समाज के रूप में जिम्मेदार माँ बाप के रूप में काम करेंगे तो कोई टेररिस्ट पैदा नहीं होगा। अभी कम से कम दिल्ली में जो कुछ बातचीत शुरू हुई, अभी रशिया में वर्ल्ड के सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स का मीट था। मनीष भाई बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर उसमें आमंत्रित थे, तो मनीष भाई उस वर्ल्ड के एजुकेशन मिनिस्टर्स के मीट में इस बात को बोल के आए, क्योंकि जब एजुकेशन मिनिस्टर्स इंडिया में मिले कि विश्व में मिले, वो एक ही तरह की चर्चा करते हैं कि हमने इतने सारे स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए, इतने क्लासरूम्स बना दिए, हमारे इतने लाख बच्चे पढ़ते हैं, इतने लाख स्कूल हैं और इतना बजट हम डालने जा रहे हैं। इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं। तो मनीष भाई ने उस मंच पे शेयर किया, 10 मिनट के लिए ही शेयरिंग थी कि जो कुछ भी हम पैसे से कर रहे हैं वो तो बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थों में यदि हम ये कह सकें कि बाई एजुकेशन ये संसार ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग और टेररिज्म से मुक्त हो सकता है, तो ये शिक्षा की कोई भूमिका हो सकती है। और वर्ल्ड के एजुकेशन मिनिस्टर इस बात पे चर्चा करें कि शिक्षा का स्वरूप कैसा हो कि धरती से युद्ध और आतंक खत्म हो जाए, तो शिक्षा की सार्थकता है। उसमें जितने यंग एजुकेशन मिनिस्टर थे सारे लोग अलग से आके बातचीत किए और सारे लोग कहे कि हाँ ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो इस बात पे चर्चा इंटरनेशनली भी शुरू हो ही गई है कि मानव, हम कहते ही आए हैं और चाहते ही हैं, है ना, कि विद्या सा विमुक्तये, है ना, हम कहते भी आए हैं, लेकिन ये वाकई में क्लासरूम में ये काम हो सकता है। तो इस कंटेंट की ये महिमा है कि क्लासरूम में उस जगह में आके खड़े हो गए हम लोगों ने। पिछले संयोग से मुझको तो ये अवसर मिला कि देश में IITs और NITs के स्टूडेंट्स के साथ में लंबे समय काम करने का मौका मिला। वो बच्चे जो हथियारों की स्मगलिंग करते थे, व्यापारियों का फंसा हुआ पैसा निकालते थे स्वरोजगार योजना के तहत, है ना, वो घर से फीस लेते ही नहीं है, वो तो कॉलेज अपना खर्चा खुद निकालते हैं, है ना। और आजकल तो कॉलेज में एडमिशन कराने का अलग से पैसा मिलता है ना। ये लड़के फिर जॉब करने भी नहीं जाते हैं, ये उसी कॉलेज के पास रूम लेके रहते हैं और एडमिशन दबा के एडमिशन कराते हैं और मोटा पैसा, जितना वो सैलरी से नहीं कमा सकते थे उतना पैसा उस कॉलेज में एडमिशन करा के भी कमाते रहते हैं। ऐसे भी कई तरह के स्वरोजगार, है ना। तो ऐसे बच्चों को हमने बदलते हुए देखा, 3 से 5 मर्डर किए लोगों को बदलते हुए देखा।
तो इतने सारे एग्जाम्पल इतने सालों में देख लिए, उससे ये भरोसा हो गया कि आदमी मूलतः आदमी गलती करना नहीं चाहता है, मूलतः आदमी सही करना चाहता है, बशर्ते कि उसको सही का रास्ता दिखाई दे जाए। तो इस बात पे कैसे भरोसा किया जा सके, इस पे कैसे चला जा सके, है ना। तो हो सकता है चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी और जैसी अभी हैं इससे बिल्कुल भिन्न होंगी। तो इस सारी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? क्या निष्कर्ष निकला? है? बोलो बोलो। चाय है? माइक दो जी, माइक। हाँ जी। पिछले 1-1.5 घंटे की चर्चा से ये विश्वास जागृत होता है कि ये सब चीज़ें अगर हम अपने में ढाल लें, अपने में अपना लें, और सबका आधार सूत्र एक है कि सभी जो मानव शरीर है उसमें जीवन सब एक जैसा है, तो हम जो संबंधों का उजड़ा हुआ संसार है उसको बसा सकते हैं। क्या बात, बहुत सुखद। मुझे जो समझ में आया कि अभी तक हम जो सम्मान करते थे मानव का, तो वो सामान जैसा सम्मान था, सामान का सम्मान करते थे। लेकिन अभी एक समझ बनी है कि हमें जो सम्मान करना है मानव का सम्मान करना है। और दूसरा विश्वास, तो मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा स्वयं को ही मूल्यांकन करती थी, और मेरी विश्वास की डेफिनेशन क्लियर हुई है कि अभी सही क्या है, सत्य क्या है, उसकी ओर से, और जो हमारा व्यवस्था है उसकी ओर से हम कैसे अपने आप को स्वयं को ही मूल्यांकन नहीं करना है, लेकिन हम में जो मानव है उसका मूल्यांकन करना है। हमारा जो संबंध है सभी के साथ, प्रकृति के साथ, परिवार के साथ, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या गुण है, उसका सम्मान करना है, वही विश्वास है। जी, चला जाएगा। मुझको लगता है कि ये बात संबंध में और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत रोज़, दिन में सुबह से शाम तक 24 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है कि सामने कोई नेगेटिव घटना नहीं घटती है, केवल अपने विश्वास में कमी के कारण हमारे थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी चलती है। दिन में कितनी बार ऐसा होता होगा? कितने लोगों के साथ होता है? हाथ उठाइए। आप नहीं भी उठाएंगे तो मेरे को पता है होता है, ठीक। लेकिन अब आप देख लीजिए, उसका आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि 24 घंटे में से कितने टाइम कोई नेगेटिव घटना नहीं घटी है, लेकिन केवल अपने विश्वास में कमी के कारण कितने लोगों के प्रति हमारे भीतर नेगेटिविटी वाला विचार लंबे समय तक चलता है, और ये विचार हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, हमारा बीपी, शुगर और तमाम चीज़ों को प्रभावित करता है, हमारी मनस्थिति को प्रभावित करता है। सामने वाले को दिख कुछ नहीं रहा है ना, हम तो अपने आप को फ्राई करते ही रहते हैं। हाँ जी, वंदन भाई। ये जो पिछले 1 घंटे में चर्चा हुई, उससे ये बात एक सामने निकल कर आती है कि जब भी किसी से बात करते हैं, सामने वाला अगर कोई कठोर वाक्य बोलता भी है तो उसके पीछे इंटेंशन का वो ऐसे ही अंदाज नहीं लगाना है। तो उससे जो क्रिएट होता है वो पूरी नेगेटिविटी क्रिएट होती है कि कुछ भी बोल दिया तो हम उसका इंटेंशन का अंदाज लगा लेते हैं। दूसरी, जो बच्चों का वो अपना उदाहरण दिया कि पापा ने 4-5 बार बोल दिया कि मैं बहुत बिजी हूँ, और बच्चे ने ये अंदाज लगा लिया कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति, खास करके बच्चों के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं तो उसको पूरा इंटेंशन के साथ कम्युनिकेट करे, तो ये संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है। हाँ, ये सब फॉर्मूले बोलने से काम करते नहीं है ना। यदि आपका स्टेट ऑफ माइंड जैसा होता है, करते समय ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ज़िंदगी में कुछ भी काम करता नहीं है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड जैसी होती है उस समय होता वही है।
तो और ये स्टेट ऑफ माइंड किसी के एक लाइन बोलने से बदलती नहीं है, ये अपने आप में एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से हम खुद अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, गुजारते हैं, और धीरे 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 कुछ बदलता है ना। तो ये घटना पति पत्नी के बीच में भी हो सकती है, और ये अधिकांश पति पत्नी के बीच में ये घटना हुई रहती है। क्या हुई रहती है कि सामने वाले के लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, है ना। उम्र के किसी दौर पे ये एक दूसरे को स्वीकार हो जाता है कि एक घर में साथ साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे हम हैं, लेकिन वो जो आपस में एक दूसरे को प्यार की खुशबू थी वो दोनों के बीच में नहीं बची है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 वाक्य बोलने से जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि ज़िंदगी का लक्ष्य जब तक अपने को समझ में नहीं आएगा, मानव का अध्ययन नहीं होगा, पत्नी भी एक मानव है या पति भी एक मानव है, जब तक उस जगह में नहीं आएंगे, ये आने में कोई समय लगेगा, कोई इसका एक प्रोसेस चलेगा। इसलिए उपदेश उस समय मोटिवेट करता है, अच्छी किताबें उस समय मोटिवेट करती हैं, लेकिन उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं घटता है तो दोबारा हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए जीवन विद्या का भी एक शिविर करके उस समय अच्छा लगता है, दोबारा फिर हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए अध्ययन एकमात्र तरीका है। तो बेसिकली परिचय शिविर मोटिवेशन है, अध्ययन शिविर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आपकी मुख्य भूमिका है, और मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खुद करता हूँ। इसमें कोई गुरु मेरे लिए ऐसी भूमिका नहीं निभा रहा है ना। केवल सूचनाएं उपलब्ध होती हैं तो कर्ता पद मेरे पास आ जाता है, मुझको अपने पे उसका बात का अधिकार आ जाता है कि मैं उस प्रोसेस से गुजर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि पहले तो एक स्थिति ये है कि सामान्य स्थितियों में हम सामान्य बने रहें, फिर एक आगे की स्थिति है कि असामान्य स्थितियों में हम सामान्य बने रहें। अभी तो हम सामान्य स्थितियों में सामान्य नहीं है ना। कोई घर लूटने नहीं आ रहा है, कल को खाना नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति नहीं है, कोई अपमान करने नहीं आ रहा है, उसके बाद भी घर में क्लेश है। क्या है यार ये? कोई ऐसी असामान्य स्थिति घर में नहीं है कि कोई पहाड़ टूटने वाला है, फिर भी रोज घर में क्लेश है। फिर नर्सरी क्लास में 1 नंबर कम रह गया PP1 में, तो मम्मी जी लड़ने जा रही हैं प्रिंसिपल से। ये हमारा अवेयरनेस लेवल। 1 मार्क्स के लिए लड़ गए हैं, पूरी ज़िंदगी खराब कर डाली। तो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ पे फोकस हो, क्या चीज़ हल्के में भी छोड़ी जा सकती है। तो जब तक वो ज़िंदगी फोकस में नहीं आएगी तब तक बहुत सारी और चीज़ें बहुत फोकस में हैं। इसलिए कहा कि मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। हमने अपनों के साथ जम के गलतियाँ की हैं। जब तक समझ नहीं है हम गलती को बहुत फोर्सफुली करते, हमको लगता है कि ऐसे ही करने से ठीक होगा। धन्यवाद, नमस्कार। अभी चाय पीने से ही ठीक होगा। फिर मिलेंगे चाय के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।